हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम अपनी ITR 1 को किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे ITR फाइलिंग के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, दैट्स incometax.gov.in। वेबसाइट पे विजिट करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन के ऑप्शन पे अपने इनकम टैक्स का लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास आईडी पासवर्ड होना ज़रूरी है। आईडी आपका पैन नंबर होता है और पासवर्ड अगर आपको अभी याद नहीं है तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। रजिस्टर और पासवर्ड रीसेट से रिलेटेड वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता आप वीडियोस देख सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ये है आपका डेस्कटॉप पे जब आप ई फाइल पे जाएंगे तो ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन होता है। वहाँ से आपको जाना है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जब आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पूछता है कि आपको कौन सी असेसमेंट ईयर की रिटर्न को फाइल करना है। हमें असेसमेंट ईयर 2023-24 की रिटर्न को फाइल करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये आपसे पूछता है कि आप रिटर्न फाइल कैसे करना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। सो गाइज देयर आर टू मेथड टू फाइलिंग द रिटर्न। आप ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म ओपन होके आएगा, आप वहाँ से भी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। या फिर ऑफलाइन, जब आप लॉगिन कर रहे होते हैं तो डाउनलोड्स में ऑप्शन होता है कि आप वहाँ से रिटर्न को डाउनलोड करके उसको पूरा फिल करके उसके JSON को ऑफलाइन पे क्लिक करके आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो देयर आर टू ऑप्शन। हम आज यहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शन की बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर लिया, देन कंटिन्यू करने के बाद अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप कोई फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या हम फ्रेश करना चाहते हैं। अगर पहले से हो सकता है कि आप रिटर्न बना रहे हो, आपकी रिटर्न बीच में रह गई हो, तो वो रिटर्न ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाती है। आप उसी रिटर्न पे दोबारा काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी रिटर्न पे अगर आप दोबारा काम करते हैं तो आपको रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करना है। और अगर आप एक फ्रेश रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग। जब आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछता है कि आपको किसकी रिटर्न फाइल करनी है, इंडिविजुअल, HUF या अदर्स। तो आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, देन कंटिन्यू करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सी ITR फाइल करनी है, ITR 1, 2, 3, 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ITR अवेलेबल ऑन ऑनलाइन मोड, अदरवाइज 7 टाइप्स ऑफ ITR होती हैं। हम आज ITR 1 की बात कर रहे हैं, तो आपको ITR 1 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ITR 1 पे क्लिक करेंगे नीचे आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि आप ITR 1 कब सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद आप जरूर ये चेक कर लीजिए कि आप ITR 1 फाइल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपकी नेचर ऑफ इनकम दूसरी होगी तो आपके लिए ITR 1 सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आपको दूसरी ITR बननी होगी। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है ITR 1, देन प्रोसीड विद ITR 1। जैसे ही आपने ITR 1 पे प्रोसीड करा तो देयर आर 3 स्टेप्स। रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको 3 स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करे हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपकी रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आपसे सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल क्यों कर रहे हैं। देयर आर 3 ऑप्शन। हमें फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है कि हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न इसीलिए फाइल कर रहे हैं क्योंकि जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। हमने फर्स्ट पे क्लिक किया। So there are 5 heads provided in this return. We have to fill all these heads, then only we can proceed. So सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपका नाम, पैन नंबर, फ़ोन नंबर सब कुछ आपको यहाँ पे ऑटो फिल मिलेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी लास्ट ईयर की रिटर्न से या फिर आपकी AIS, TIS, 26 ईयर्स या जो आपने रजिस्ट्रेशन बनाते समय अपनी डिटेल डाली थी इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर में, ये सारी डिटेल वहाँ से पिक हो जाती है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। ITR 1 सैलरीड क्लास के लिए होती है, तो यहाँ पे आपको अपना डालना है कि आप जो है प्राइवेट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर आप पेंशनर हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपनी फील्ड को सिलेक्ट करना है। देन आपको बताना है कि आप अपनी रिटर्न जो है क्यों फाइल कर रहे हैं, कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं। अभी जो है 31 जुलाई आया नहीं है तो सबकी रिटर्न जो है 139(1) सेक्शन में फाइल होगी बिफोर द रिटर्न फाइलिंग डेट। तो आपको 139(1) को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए अभी एक्टिव नहीं है, रीजन भी अगर आपको कोई नोटिस आया है, नोटिस के अगेंस्ट अगर आप अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। देन आपसे ये पूछता है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम।
अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। हमारे केस में हम ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे नो पे क्लिक किया है। आफ्टर दैट आपको जो है अपनी बैंक की डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। मेरा जो है सिर्फ एक ही बैंक है तो मैंने एक बैंक की डिटेल दे दी है। अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक्स हैं और यहाँ पर वो सारे बैंक्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं तो आप ऐड अंदर में जाके अपने बैंक को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बैंक को ही हटाना है, डिलीट करना है तो वो भी आप जो है इन 3 इस पर क्लिक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। आप उस पर्टिकुलर बैंक को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाती है तो आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट है आपसे पूछा जाएगा कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। ग्रॉस टोटल इनकम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर 4 हेड्स ऑफ इनकम पूछी जाएंगी कि आपकी सैलरी की इनकम डालिए, आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डालिए, एग्जाम्प्ट इनकम डालिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डालिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रॉस टोटल इनकम में डाल देनी है। सबसे पहले सैलरी की इनकम के लिए इसने आपसे पूछा है कि अगर आपको कोई सैलरी की एग्जाम्पशन मिली है तो आप यहाँ पे उसको डाल दीजिए। सैलरी की एग्जाम्पशन को चेक करने के लिए अब आपको अपना फॉर्म 16 चेक करना है। फॉर्म 16 ये है हमारा फॉर्म 16। फॉर्म 16 में देखिए अगर मैं अपनी सैलरी की डिटेल को चेक करती हूँ तो मेरे को सैलरी मिली है अंडर सेक्शन 17(1). उसके बाद कोई भी ऐसी रिबेट या ऐसा अलाउंस, ऐसी एग्जाम्पशन नहीं है जो मेरे को मिली हो। हर जगह 0 आ रहा है। सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरे को मिल रहा है 50,000 का। तो इसीलिए मैं अपने रिटर्न में जाकर इन सब के आगे जो है नो कर दूंगी। मेरे को कोई भी एग्जाम्पशन जो है नहीं मिली है। अगर आपको कोई एग्जाम्पशन मिली है तो आपको जो है येस करके उस अमाउंट को वहाँ पे डाल देना है। मेरे केस में सारी एग्जाम्पशन नो है तो मैंने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद आप देखिए आपसे पूछ रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी कितनी है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मेरी ऑटो फैच आ रही है। मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपका एम्प्लॉयर अपनी टीडीएस की रिटर्न अपलोड करता है तो वहाँ से ऑटो फैच हो जाती है। ये एक पहले ये चीज़ नहीं थी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, बट लास्ट 1 to 2 ईयर्स से इन्होंने ये चीज़ कर दी है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रिटर्न में ऑटो फैच होके आएगी। आपको उस इन्फॉर्मेशन को चेक करना है। अगर आपको कोई चेंजेस करनी है तो आपको उस इन्फॉर्मेशन को चेंज करने का यहाँ पे दिया जाएगा ऑप्शन। आपको चेंज करके फिर अपनी रिटर्न को अपलोड कर देना है। मेरी इनकम को अब मैं चेक कर लूँगी जो भी पहले से आ रही है। अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ तो एडिट के ऑप्शन में जाके मैं उस इनकम को चेंज भी कर सकती हूँ। सो मेरी इनकम आ रही है ग्रॉस टोटल इनकम 1001574। ये मेरा फॉर्म 16 1001574 ही मेरी इनकम है। देन एग्जाम्पशन 50,000 की 50,000 एग्जाम्पशन ऑलरेडी है। तो मेरी जो नेट सैलरी हो गई अंडर द हेड सैलरी 951,574 951,574 यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब मेरी जो इन्फॉर्मेशन है सैलरी की वो मैच कर रही है। नाउ द सेकेंड हेड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 तरीके से हो सकती है। या तो आपको रेंटल इनकम आ रही है या फिर आपने अगर कोई होम लोन लिया है तो होम लोन का जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं वो भी इसी हेड के अंदर आपको क्लेम मिलता है। वो आप किस तरीके से डालेंगे, यहाँ पे आप जब ऐड में जाएंगे तो ये देखिए आपसे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पूछ रहा है। अगर आपकी जो है रेंटल इनकम आ रही है तो आपको सेल्फ लेट आउट पे क्लिक करना है। अगर आपकी कोई होम लोन का इंटरेस्ट है तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक करना है। मेरे केस में ना तो कोई इंटरेस्ट है और ना ही कोई मेरी रेंटल इनकम है तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी पे लोन है, उस पर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है तो उसके लिए आप सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक करिएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिया जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट डालने का। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पे आप वो इंटरेस्ट का अमाउंट डाल सकते हैं। फिर जब आप ऐड करेंगे तो ये इनकम आपकी जो है ऐड हो जाएगी। हमारे केस में ऐसी कोई इनकम नहीं है इसलिए हम कैंसिल कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट हेड इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर आपको सेविंग का इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है या पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट आ रहा है
आपको कोई इनकम टैक्स के रिफंड पे इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आपने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया हुआ है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, पीपीएफ, ईपीएफ, ठीक है, जितने भी इस तरीके की अदर इनकम्स हैं जो और किसी हेड में नहीं आती, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। आपको सबसे पहले जो भी आपकी इनकम आनी चाहिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, उसके आगे यस यस कर लेना है कि ये इनकम हमारी है। जैसे ही आप यस यहाँ पे कर लेंगे तो अंदर जाके फॉर्म में आपको सिर्फ उतनी ही इनकम डिस्क्लोज होगी और कोई इनकम वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं होगी। इस सेक्शन को फिल करने के लिए आपको एक बार अपना फॉर्म 26AS, EAS, TAS ये तीनों फॉर्म एक बार चेक कर लेने हैं कि उसमें कोई इंटरेस्ट इनकम तो नहीं आ रही जो आपकी नॉलेज में नहीं है। तो ये हमारा 26AS में सिर्फ हमारा जो सैलरी है, सैलरी डिस्क्लोज हो रखा है, इसके अलावा कोई और इनकम इसमें नहीं आ रहा है। देन दिस इज आर TIS में भी सिर्फ हमारा सैलरी इनकम आ रहा है और कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं है। दिस इज आर AIS में भी देखिए सिर्फ सैलरी इनकम है, इसके अलावा हमारे केस में और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है जो मुझे वहाँ पे डिस्क्लोज करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका बैंक इंटरेस्ट है तो आपको अपनी पासबुक चेक करनी है, अपना वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि कितना आपको सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जब आप उस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, यस करेंगे, तो अंदर जाके आपको अमाउंट डालने की ऑप्शन मिल जाएगी, या यहाँ पर भी आप अमाउंट डाल सकते हैं। तो उतना अमाउंट आपको यहाँ पे डाल के यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। तो हमारे केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इसलिए हमने नो कर दिया। देन कंटिन्यू करने के बाद अब आप देखिए जो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम था उसमें हमने इनकम फ्रॉम सैलरी डाल दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डाल दिया, हाउस प्रॉपर्टी डाल दिया। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जेम्प्ट इनकम। अगर आपकी किसी भी तरीके की एग्जेम्प्ट इनकम है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम हो गया या फिर पीपीएफ का इंटरेस्ट हो गया जो कि एग्जेम्प्ट होता है, या और भी किसी तरीके की आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, जैसे कई बार आप अपना इंश्योरेंस आपको मिलता है, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। देयर आर फ्यू सिचुएशंस जब लगता है, कंडीशंस अप्लाइड, तो उस केस में आप एग्जेम्प्ट इनकम में ऐड अनदर में जाके अपनी इनकम को ऐड कर सकते हैं। सो हमारे केस में कोई एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है तो इसलिए हम इसको फिल नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो हम डाल चुके हैं। देन कन्फर्म करने के बाद अब आप देखिए आप दो फील्ड भर चुके हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड ग्रॉस टोटल इनकम। नाउ द टर्न इज टोटल डिडक्शन। अब आपको डालनी है अपनी टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन को डालने के लिए आपके पास आपका फॉर्म 16 होना चाहिए कि आपके एम्प्लॉयर ने कौन कौन सी डिडक्शंस आपको दी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको लगता है कि कुछ डिडक्शंस ऐसी थी जो आप एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना भूल गए उस टाइम पर, आपने एम्प्लॉयर को बताया नहीं कि इस तरीके की डिडक्शन और भी है, तो आप यहाँ पर अपने रिटर्न में उसको क्लेम कर सकते हैं। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपने कोई डोनेशन पे करी है जिसका आप डिडक्शन लेना चाहते हैं, या फिर साइंटिफिक रिसर्च में आपने पेमेंट करी है, 80GG होम रेंट, हाउस रेंट अगर आप पे करते हैं तो उसकी डिडक्शन के लिए है, 80C की डिडक्शन। 80C की डिडक्शन सब लोगों की होती है तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इस पर आप यस करके चलिए। देन 80CCD2 की अगर आपकी कोई डिडक्शन है, 80D, 80E, सारे डिडक्शन के सेक्शंस यहाँ पे इंक्लूड है। आपकी जो भी डिडक्शन है उस पर आपको टिक करना है या यस करना है। फिर या तो वहीं पर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा अमाउंट डालने का, या अंदर फॉर्म में जाने के बाद आपको वो ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमारे केस में कौन कौन सी डिडक्शंस हैं, हमने अपना फॉर्म 16 खोल लिया है। तो फॉर्म 16 को अगर मैं स्टडी करूँ तो मेरे केस में 80CCD1 है इतने का, देन 80CCD2 है और मेरा 80D है। 3 तरीके की डिडक्शन मेरे को क्लेम हो रही है। तो अब यहाँ से मेरे को डालना है, देखिए मेरा 80CCD1 था, तो जो 80CCD1 है वो आपका कवर होता है यहाँ पर 114954, 114594 ये हमने डाला हुआ है। सेम एज मेरा 80CCD2 था, ये अमाउंट भी मैंने डाला हुआ है। दिस इज द अमाउंट, ये हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। देन 3000 का मेरा 80D है, 80D की फिगर हमको डाल लेनी है। वेयर इज द 80D? यस, कंटिन्यू। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने येस पे करी थी वो अब मेरे को यहाँ पे हाईलाइट हो गई है। तो 80CCD2 का अमाउंट हम ऑलरेडी डाल चुके थे, 80D हमें डालना है तो हमें ऐड करना होगा 80D।
एटीडी ऐड करने से पहले अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो ये इंश्योरेंस क्लेम ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं या अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आप सीनियर सिटीजन है या नहीं है। तो मेरा केस में मेरा क्लाइंट सीनियर सिटीजन नहीं है, तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया। हेल्थ इंश्योरेंस हम पे कर रहे हैं 3000 रुपीज़ का। अगर आप अपने पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो आप यहाँ से पहले उनके सीनियर सिटीजन पे आपको येस या नो करना है कि वो सीनियर सिटीजन है या नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब वो ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा आपको अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। सीनियर सिटीजन के बारे में ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैक्सिमम 25,000 की रिबेट आपको मिलेगी। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप 50,000 तक की रिबेट को क्लेम कर सकते हैं। ऐड करने के बाद देखिए मेरा जो टोटल डिडक्शन है वो हो गया 203314। आपको इस डिडक्शन को अपने फॉर्म 16 से मैच कर लेना है, और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम करी है तो आपको मैच कर लेना है कि आपकी डिडक्शन ठीक डिस्क्लोज हो रही है या नहीं हो रही। मेरे केस में जो एग्रीगेट डिडक्शन है एज पर फॉर्म 16 वो है 2,777,12, बट यहाँ पे जो शो हो रही है वो हो रही है 203314। इसमें डिफरेंस इसलिए है क्योंकि मेरे जो फॉर्म 16 में 80 CCD2 दिया गया है वो 1,50,000 समथिंग है, जबकि मेरी जो सैलरी है वो 10 लाख के अप्रॉक्स है। तो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है तो अदर एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होता है 10% से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते 80 CCD2 को। तो इसलिए 80 CCD2 लिमिट मेरी जो है 10% पे रिजिड हो गई है, इसीलिए मेरा ये अमाउंट यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। अदरवाइज अगर मेरी लिमिट 10% के अंदर होती फॉर्म 16 के अंदर तो मुझे पूरा अमाउंट यहाँ पे अलाउ होता। तो मेरा ये अमाउंट बिल्कुल करेक्ट है, मैं इसको चेक कर चुकी हूँ। देन कंफर्म करने के बाद अब ये देखिए हम 3 फील्ड्स भर चुके हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज टैक्स पेड। अब यहाँ पे आपको ये बताएगा कि कितना टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, चाहे आप TDS के टर्म में पे कर चुके हैं, चाहे TCS के टर्म में पे कर चुके हैं, या फिर आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट कराया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी सारी डिटेल्स जो है ऑटो फैच आएगी, क्योंकि 26 AS यहाँ से जो है ऑटो फैच हो जाता है आपका। तो इतना हमारा जो है TDS कटा है सैलरी के ऊपर। और अगर मैं अदर देन सैलरी की बात करूं तो मेरा कोई TDS नहीं कटा, 0 है। मैंने कोई एडवांस टैक्स पे नहीं कराया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे नहीं कराया, यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर रिटर्न भरने के बाद आपको कोई टैक्स बनता है तो आप जब सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट कराते हैं तो उस चालान की इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ डालना होता है। यहाँ पे आके ऐड करके आपको जो भी आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कराया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी होती है, तभी आप रिटर्न को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमारे केस में हमने अभी तक कोई टैक्स पे नहीं कराया है, हम देखते हैं कि हमारी कितनी लायबिलिटी बनेगी तब हम पे कराएंगे। तो इतना हमारा ओवरऑल TDS कटा है। अब हमने इसको कंफर्म कर दिया। अब ये देखिए आपकी 4 फील्ड्स यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है, ओनली 1 लेफ्ट। अब आपको ये बताएगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी है कितनी। ये देखिए मेरा जो टैक्स बन रहा है, अब टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी बन रही है 64,638 की, बट जो मेरा ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है दैट इज 64,638 की मेरी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। उसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया मेरा 462 का, 234 B और C का इंटरेस्ट मेरा लग रहा है। 234 B और C किस चीज़ का होता है कि अगर मेरा एडवांस टैक्स पे करना था मुझे और मैंने पे नहीं किया, या फिर जितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहिए था उतना परसेंटेज में या उतनी इंस्टॉलमेंट में अगर मैं पे नहीं कर रही हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 234 B एंड C का। तो मेरे केस में उतना इंटरेस्ट लग रहा है क्योंकि मेरा जो टैक्स ड्यू है वो 20,000 के अप्रॉक्स है। मैंने सिर्फ 48,000 पे कराया हुआ है और लायबिलिटी मेरी बन रही है 64,000 की। तो यहाँ से आपको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद देखिए अब आपका ये सारा भर गया। अब ये आपको बताएगा कि आपको कितना टैक्स और पे करना है। इन माय केस मुझे और जो टैक्स पे करना है वो पे करना है 16,710। तो 16,710 की अब यहाँ पे मैं पहले पेमेंट करूँगी, उसी के बाद मैं अपनी रिटर्न को अपलोड कर पाऊँगी। अब आपको यहाँ से पेमेंट कैसे करनी है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन है। जब आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रूट कर देगा। जैसे ही मैंने पे नाउ पे क्लिक किया
कंटिन्यू पे जब मैं क्लिक करूँगी तो आपका जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट आ जाएगी। ये है हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट। यहाँ पे जो ई पे टैक्स है ना, यहाँ पे ये आपको रूट कर देगा जैसे ही आप वहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करेंगे। आपको अपना पैन नंबर डालना है, दोबारा वही पैन नंबर डालना है जिसकी आप पेमेंट करने जा रहे हैं, मोबाइल नंबर डालना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा, वो आपको OTP यहाँ पे डालना है। फिर आपसे ये पूछेगा कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं, कौन से सेक्शन के अंदर टैक्स पे कर रहे हैं। तो अगर आप रिटर्न फाइल करते समय रिटर्न टैक्स की पेमेंट करते हैं तो उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर आपको डालना होता है। तो मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेलेक्ट करूँगी और फिर आगे अपनी पेमेंट को जो भी मेरा सिलेक्शन है, मैं नेट बैंकिंग से करना चाहती हूँ, डेबिट कार्ड से करना चाहती हूँ, उसके अकॉर्डिंग बैंक सेलेक्ट करके मैं पेमेंट कर दूँगी। पेमेंट करने के बाद आप वो चालान डाउनलोड करेंगे। चालान को डाउनलोड करने के बाद आपको दोबारा उस चालान को, जहाँ पे मैंने बताया था, आपको वहाँ जाके उस चालान को डालना है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे टैक्स पेड में जाके मेरे को अपना चालान ऐड कर लेना है। यहाँ पे चालान ऐड करने के लिए आपसे आपका BSR कोड, सीरियल नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट मांगता है, वो सब डालेंगे तो आप यहाँ पे अपना चालान ऐड कर पाएंगे। चालान ऐड करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप जो है आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो एक रिटर्न समरी आपको देखने को मिलेगी। उस रिटर्न समरी को आप जब एक बार पूरा एनालाइज कर लेंगे कि सब कुछ ठीक है तो आप अपनी रिटर्न का वहाँ से JSN डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। पहले आपको वैलिडेट करनी है, अगर कोई एरर होगा तो उसी वक्त आपको पता लग जाएगा, आप उस एरर को ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको वैलिडेट करने के बाद अपने रिटर्न का JSN डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपको वो JSN फाइल डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप ऑफलाइन यूज़ कर रहे हैं तो आपको JSN फाइल डाउनलोड करनी है। ये तो यहीं से आपको कंटिन्यू फॉर टैक्स फाइलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से अपनी रिटर्न को जो है टैक्स फाइल के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आपके पास एक रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए एक OTP आएगा, उस OTP को डालेंगे जब आप, तो आपकी रिटर्न जो है वेरीफाई भी हो जाएगी। तो ये था आपका सिंपल सा प्रोसीजर कि किस तरीके से आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ITR 1 आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। अगर आप इसी को ही सेक्शन वाइज समझना चाहते हैं, डिटेल्ड वीडियो अगर आप हमारा देखना चाहते हैं तो हमारा वेबिनार है, पूरे 2 घंटे का वेबिनार है। 2 घंटे के वेबिनार के साथ साथ हमने जो है रिकॉर्डेड वीडियोस भी उसमें प्रोवाइड करी हैं। सेक्शन वाइज कंटेंट हमने आपको दिया है, रिटर्न कंटेंट प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस। तो आप हमारा वेबिनार अवेल कर सकते हैं हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर। आपको जो वेबसाइट है हमारी और वेबिनार का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।